हेलो नमस्ते। आप सबका मेरी पाठशाला में स्वागत है। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होगी। इसमें हम बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ, जिसमें हम मेनली 3 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज़ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सुप्रीम लॉ होते हैं किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के, जो इस्टेब्लिश करते हैं कुछ स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप बिटवीन उसकी गवर्नमेंट और उसके सिटीजन्स के बीच में। हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी कंट्री। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन होता है। स्कूल एक प्रिंसिपल को अपॉइंट करता है एज द हेड ऑफ द स्कूल, उसकी सारी वर्किंग्स को देखने के लिए। एक प्रिंसिपल के नीचे एचओडी होते हैं। एचओडी का मतलब होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंडर बहुत सारी टीचर्स आती हैं, जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के मतलब बेसिस पर अलग अलग क्लासेस में अलॉट होती हैं, उनको सब्जेक्ट्स अलॉट होते हैं। और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है कि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, सेक्स के बेसिस पर हो, कास्ट के बेसिस पर हो, या चाहे कोई और बेसिस क्यों ना हो। स्कूल की एक प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं कि कब आना है और कब जाना है, और स्कूल एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करता है। तो जैसे ये सारी चीज़ें एक स्कूल की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये सारी चीज़ें वहाँ फॉलो करी जाती हैं ताकि एक स्कूल की स्मूथली फंक्शन कर सके एक स्कूल। वैसे ही एक कंट्री की फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जो हमें बताता है किसके पास कितनी पावर है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नमेंट फॉर्म कैसी होगी, गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस कैसे होंगे, कौन सी एज का व्यक्ति है हमारी कंट्री में जो वोट कर सकता है, कौन लोग हैं जो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक सिटीजनशिप आपके पास कैसी है, ड्यूअल है, सिंगल है। आप सिटीजन हो एक कंट्री के, तो आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। इवन दो जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका है और प्रोसीजर है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ रूल बुक, जिसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स ये बताया जाता है कि कंट्री को फंक्शन कैसे करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या होती है, या हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके अंडर में आपको 5 पॉइंट। फर्स्ट इज प्रोवाइड्स बेसिक रूल्स एंड कोऑर्डिनेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको एक एग्जांपल से कि आप एक बहुत डाइवर्स ग्रुप का पार्ट हैं, जिसके अंदर लोग डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, जैसे हिंदुज़म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। जो जो लोग हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट एज के हैं, डिफरेंट जेंडर के हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी अलग अलग हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, जब इतने डिफरेंट व्यू पॉइंट के लोग एक साथ आएंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो ज़रूर होंगे। तो उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, उस ग्रुप की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और उनका कोऑर्डिनेटेड रहने के लिए, एक साथ चलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाए जाते हैं। वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जब एक डाइवर्सिटी को एक साथ लेके चलना होता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स और राइट्स दिए जाते हैं उसके सिटीजन्स के लिए। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारा होगा रूल ऑफ लॉ, जो हमें ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू एवरीवन। चाहे कोई कहीं से भी बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी एरिया से हो, किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, वो लॉ के सामने सेम है। लॉ उसे इक्वल ही पनिश करेगा और इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट को पावर नहीं देता, वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट भी करता है।
और वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट भी करता है। और ये करने का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए बेस्ट वे है उनको फंडामेंटल राइट्स देके, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिन्हें गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, उनको ले लिया जाता है टेम्परेरली। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें ऐसे 2 आर्टिकल हैं जिन्हें इमरजेंसी के टाइम पर भी टेक अवे नहीं किया जा सकता। वो हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है सेट अप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का हो, वो ये तो ज़रूर बताएगा कि एक गवर्नमेंट अगर बनी है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के अंदर कितनी लेयर्स हैं, गवर्नमेंट यूनिटरी है या फेडरल है, रिपब्लिक है या मोनार्किकल है, इसके पास कितनी पावर होल्ड करने की पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है। जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उनके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है, वो एक दूसरे को अकाउंटेबल हैं या नहीं है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच दोनों के अंदर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है। लेकिन वहीं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर के। तो ये हर अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स गिवन होती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिस एस्पिरेशंस की, जो कि हमारा 4th पॉइंट है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो वो कैसे बनेगा, जैसे किसी कंट्री ने लॉन्ग हिस्ट्री देखी हो, स्ट्रगल किया हो, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हुआ हो, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो, तो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ चीज़ें तो फेस करी ही होंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको 2 देती हूँ। एक इंडियन केस में, जैसे जो हमारी हिस्ट्री रही है, इंडिया के लोगों ने कास्टिज़्म को बहुत ज़्यादा देखा है, फेस किया है। जो शूद्र थे उनको डिग्रेडेड फॉर्म में देखा गया, उनको बहुत सारी जगहों पर जाने के लिए भी मना करा गया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी। इसलिए जब आज़ाद इंडिया ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिपेंडेंट होने के बाद, तो उसके अंदर आर्टिकल 17 के अंदर अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही। वैसे ही जब साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने की बात करी गई, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने एक लॉन्ग हिस्ट्री देखी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सोसाइटी की एस्पिरेशंस भी बताता है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टायरनी। इसके अंदर हमें बेसिकली ये जानना है कि हमें प्रोटेक्शन किस तरीके से मिली है। ये प्रोटेक्शन हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिली है थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगी। जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर उनकी पावर डिवाइड कर दी जाएगी। इसका दूसरा वे होगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें प्रोटेक्शन मिलनी है तो एक फेडरल स्टेट का होना, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होगी सेंटर और स्टेट के लेवल पे, जिससे कि डिवीजन ऑफ पावर होने के कारण कंसंट्रेशन पावर का हट जाएगा और किसी के भी हाथ में अनलिमिटेड पावर नहीं होगी। वहीं हमारी जो जुडिशरी है उसका काम ये होता है किसी भी कंट्री में कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज को देखे कि जो भी लॉज बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है, ताकि जो ऑप्रेसिव रूल हो रहा हो अगर किसी कंट्री में तो उसे हटाया जा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, जो कि है प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच के बीच में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है। इसमें फिक्स्ड अथॉरिटी होती है, जैसे कि यूएसए के अंदर। वहीं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें एक अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है, क्योंकि जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट आता है वो अकाउंटेबल होती है टू दी लेजिस्लेचर। इसके एग्जाम्पल है इंडिया एंड यूके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिवीजन पर, जो कि है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो
बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड होता है पावर की बेसिस पे। जैसे कि जितनी भी पावर है, लॉ मेकिंग पावर है, कोई भी लॉ इनेक्ट करना है, जितनी भी पावर है वो कॉन्सन्ट्रेटेड होती है इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उन्हें स्टेट की राय पूछने की ज़रूरत नहीं है जब भी उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लानी है तो। यूजुअली जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। उसका कारण होता है कि जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें फ्यूअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करना होता है किसी भी लॉ को लाने के लिए या फिर किसी भी अमेंडमेंट को लाने के लिए। वहीं जो फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स। इसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट देखा जाता है और जो स्टेट्स हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाती है। इसका एग्जांपल है यूएसए एंड इंडिया। और जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन था उसके एग्जांपल यूके एंड जापान है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे, जो कि है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर एक स्पेशल बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर दिया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने के लिए। इसका एग्जांपल है यूएसए। इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत ईजी तरीके से अपने मन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस नहीं ला सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कोई भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते। वहीं जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनके अंदर अमेंडमेंट बहुत इजीली हो जाता है, जैसे कि ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं उसी तरीके से, क्योंकि इनका अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत ईजी होता है। ये पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते हैं, डिमांड ऑफ पीपल को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री के अंदर नई डिमांड्स आती हैं, नए ओपिनियंस आते हैं लोगों के, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके हित के लिए चेंजेस बहुत इजीली लेकर आए जाते हैं। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जांपल है यूएसए और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जांपल है यूके। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इंडिया क्या है? इंडिया एक सिंथेसिस ऑफ बोथ है, वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिडली पैक्ड हैं और उनको अमेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो बहुत ईज़िली सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड हो सकते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आर्टिकल 2 एंड 3 जो बात करता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नेम्स को ऑल्टर करना हो या उनकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करना हो, वो इंडिया के अंदर बहुत ईज़िली हो सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिवीज़न पर, जो कि है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड होता है। एक सिंगल बुक या एक सिंगल डॉक्यूमेंट के पीसेस को ये कहा जा सकता है कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इजी टू रेफर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें बहुत प्रिसाइजली और क्लियरली लिखा होता है कि किसके पास क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, किसके पास क्या पावर है। सब कुछ इसके अंदर रिटन फॉर्म में होता है। वहीं जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। हम आगे पढ़ेंगे एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो टाइम के साथ साथ बन रहा है। जैसे ही कंट्री में नई जुडिशियल डिसीजंस आ रहे हैं, इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं किसी केसेस के, वैसे वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए लॉज जुड़ते जा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इजी टू अमेंड होता है। इसके अंदर डिसीजंस बहुत ज़्यादा क्विक और इजीली लिए जाते हैं। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट डिवीजन पर, जो है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते रहते हैं, आने वाले टाइम में बदलते रहते हैं, ईजिली अमेंड हो जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते हैं। वहीं जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर अडॉप्ट और क्रिएट करे गए हो। इनके अंदर क्लियरली लिखा हो जाता है किसके पास कितनी पावर है। इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि बहुत प्रिसाइजली ये बहुत ईजिली लिखा जाता है कि किसके पास कितनी पावर है, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। इसके अंदर इतनी जल्दी जल्दी नई अमेंडमेंट्स आनी मतलब नहीं आ सकती, इतनी जल्दी जल्दी नई अमेंडमेंट्स बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इंडिया। इंडिया के प्रीएम्बल के अंदर ये बहुत क्लियरली लिखा गया है लास्ट लाइन्स में, इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 26 November 1949 we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये लाइन हमें ये बताती है
कि डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आप जाके पढ़िएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही है, थोड़ा बहुत डिफर करेगी लाइन। तो जैसे हमने देखा इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूके एग्जाम्पल है और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूएसए और इंडिया एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे, जो कि है रिपब्लिकन और मोनार्किकल। जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड ऑफिशियल होता है, जो कि कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि जो ऑफिशियल होता है वो इलेक्टेड होता है। तो अगर जो उसकी सिटीजन्स हैं उस कंट्री के वो सेटिस्फाइड नहीं होते उस प्रेसिडेंट से या इलेक्टेड ऑफिशियल से, तो उसको वो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस के अंदर हटा भी सकती है और नए इंसान को अपना प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त भी कर सकती है। इसके अंदर हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है सिटीजन्स की वो बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जो है मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट एक हेरिडेटरी मोनार्क होता है, जिसके अंदर एक सक्सेशन चलता है। इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। जैसे जब भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल टेंशन्स हो या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, तो वहाँ पर इलेक्शंस की ज़रूरत तो है नहीं हेड ऑफ द स्टेट को चेंज करने के लिए। तो अंदर रेगुलर टाइम्स जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है वो चेंज होता रहता है। एंड दूसरा पॉइंट इज़, जो हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क है वो एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी होता है, क्योंकि वो एक ए फिगर होता है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहता। तो वो कहीं न कहीं जो भी अपने स्टेंसेस देगा, अपनी बात बोलेगा, वो एक न्यूट्रल रूप में बोलेगा। एंड वन मोर थिंग अबाउट द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 तरीके के होते हैं। हमने एग्जांपल लिए हैं रिपब्लिकन के यूएसए एंड इंडिया। जब हम यूएसए की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब प्रेसिडेंट, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। वहीं जो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। इंडिया के अंदर जिनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस में, एमएलए एंड एमपीस, उनका एक कॉलेजियम मिलके हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है आगे जाकर। तो हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जुड़े तो होते हैं पर इनडायरेक्टली। तो ये 2 तरीके के रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं हेड ऑफ द स्टेट के लिए और एक इनडायरेक्ट होते हैं। और मोनार्किकल का तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल इज यूके एंड जापान। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए, एनसीईआरटी की कोई भी सोशल साइंसेस की सीरीज़ चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। थैंक यू।